हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के पितामह के बारे में, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अरस्तू के बारे में। किसके बारे में? अरस्तू, यानी कि एरिस्टोटल के बारे में, जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्लेटो राजनीति विज्ञान में, क्योंकि पिता है राजनीति विज्ञान के, तो जाहिर सी बात है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इनके बारे में क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। ये भी अपने आप में एक विवाद का विषय है। बताऊं वो इसलिए क्योंकि अरस्तू के बारे में कहा जाता है कि उस समय पर जितना भी ज्ञान उपलब्ध था वो अरस्तू के पास भी था। यानी कि उस समय जितना भी ज्ञान उपलब्ध किया जा सकता था, या उपलब्ध था, वो अरस्तू के पास था। अरस्तू को उस समय का कह सकते हैं कंप्यूटर, एक प्रकार से, कि जैसे कि गूगल के पास सारी नॉलेज होती है आमतौर पर, ऐसे ही अरस्तू के पास उस समय सारी जानकारियां हुआ करती थी, सभी विषयों की नॉलेज हुआ करती थी। इन्हें न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का पिता, इन्हें तर्कशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। और शायद जीव विज्ञान की भी इन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। और डॉक्टर वाले पूरे के पूरे सिनेरियो में इनका पालन पोषण हुआ, ये बड़े हुए, तो काफ़ी हद तक जीव विज्ञान का भी इनके ऊपर प्रभाव रहा। तो ये तर्कशास्त्र, जीव विज्ञान और जैसे कई विषयों का ज्ञाता भी रहे, और उन्होंने उसी आधार पर अपनी रचनाएं भी की। और इन्हें पॉलिटिकल साइंस का पितामह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राजनीति विज्ञान को सिस्टमैटिक वे से स्टार्ट किया, या हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से रिप्रेजेंट किया, इन्होंने प्रस्तुत किया वैज्ञानिक ढंग से। ठीक है। हालांकि अरस्तू के जो गुरु थे, जिनका नाम प्लेटो था, उनकी भी महान कृति है रिपब्लिक, हमने पढ़ी। उसमें हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे विचार राजनीति विज्ञान के बारे में दिए गए हैं। मगर फिर भी राजनीति विज्ञान के पिता होने का श्रेय अरस्तू को ही जाता है। इसकी वजह है कि अरस्तू की जो टीचिंग जो मेथड, जो उनका जो मेथड है, अध्ययन का जो मेथड है उनका, वो है वैज्ञानिक। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से इस विषय की व्याख्या की है। ठीक है। तो इसलिए इन्हें पॉलिटिकल साइंस के फादर का दर्जा प्राप्त हुआ है। चूंकि हम जानते हैं, देखिए, अरस्तू जिनके गुरु कौन रहे हैं? प्लेटो। अरस्तू जिनके गुरु प्लेटो रहे हैं, और प्लेटो के गुरु सुकरात रहे हैं। तो ये इतिहास में अब तक ये रिकॉर्ड है, अब तक के इतने महान गुरु शिष्यों की जो परंपरा की जो चेन रही है, आज तक नहीं टूटी है। क्योंकि देखो, सुकरात अपने आप में ही महान, प्लेटो अद्भुत ज्ञान के धनी, और अरस्तू के तो बारे में फोस्टर ने ये कहा है कि इनके बारे में अगर जानना है तो भैया इनके व्यक्तित्व को नहीं, इनकी रचनाओं को पढ़ो, इनके कार्यों को पढ़ो, तब पता चलेगा कि ये क्या चीज़ थे अरस्तू। ठीक है। तो अरस्तू के बारे में तो उनकी कहावतों से पता चल जाएगा। जैसे कि ये देखिए, इन्हें प्लेटो, जो कि अरस्तू के गुरु थे, प्लेटो हैं जो अरस्तू के गुरु हैं, वो कहते थे कि ये तो भैया अकेडमी का मस्तिष्क है। अकेडमी क्या? अकेडमी प्लेटो का एक प्रकार से स्कूल मान लीजिए आप। प्लेटो का क्या? प्लेटो का एक स्कूल था, उसका मस्तिष्क था ये कौन? अरस्तू। वो कहते थे, प्लेटो कहते थे कि मेरा जो स्कूल है उसका नाम था अकेडमी। अब उस अकादमी के दो हिस्से हैं, एक धड़ और एक मस्तिष्क। बोला मस्तिष्क अरस्तू है, और धड़ यानी कि बाकी का हिस्सा बाकी के स्टूडेंट हैं। यानी कि बाकी के स्टूडेंट एक तरफ और अरस्तू एक तरफ। ये संज्ञा दी थी किसने? प्लेटो ने। किसके बारे में? अरस्तू के बारे में। ये कहा जाता था। ये भी कहा जाता था कि ये शरीरधारी बुद्धिमत्ता है, यानी कि एक प्रकार से चलती फिरती लाइब्रेरी कह लो, या स्टोरेज डिवाइस कह लो, संधारण क्षमता जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। इस प्रकार की चीज़ों से इनको नवाजा गया, इसके बारे ऐसा इनके बारे में कहा जाता था। राजनीतिक विज्ञान के इनको पिता भी कहा जाता है, कहा क्या जाता है, राजनीति विज्ञान के ये पिता हैं। और इन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान भी कहा है।
देखिए बहुत सारा संशय उत्पन्न होता है। आपने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, कला है या विज्ञान है, ठीक है, इस प्रकार के सवाल पढ़े होंगे। आज के टाइम आपने पढ़े होंगे ये, लेकिन प्लेटो आज से लगभग 2300-2400 साल पहले ये बता के जा चुका है कि राजनीति विज्ञान न सिर्फ विज्ञान है बल्कि यह सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, यानी कि सुपर साइंस है, न सिर्फ साइंस है बल्कि सुपर साइंस है, ये तक उन्होंने कहा है। तो भैया एक ऐसा व्यक्ति अरस्तु, इसके बारे में जानना तो चाहिए कि ऐसा बंदा कौन था, कहाँ से था। तो आइए हम बताते हैं कि जो अरस्तु थे वो यूनान से थे। यूनान जो कि आज का जो ग्रीक है, वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है स्टेगिरा। क्या नाम है उसका? स्टेगिरा। स्टेगिरा नामक जगह है, एथेंस से थोड़ी दूर है, करीबन 200-300 किलोमीटर के आसपास स्टेगिरा, जो कि हम कह सकते हैं कि एथेंस का ही एक प्रकार से उस समय उपनिवेश रहा था ये। तो स्टेगिरा नामक एक जगह है यूनान में, उस जगह पर ये पैदा हुए थे 384 बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 384 ईस्वी में पैदा हुए थे। इनके गुरु, इन्होंने अपने गुरु को बनाया। गुरु किनको बनाया? प्लेटो को बनाया। प्लेटो से काफ़ी प्रभावित थे तो प्लेटो को इन्होंने गुरु बनाया, और उनकी जो अकेडमी थी, जो उनका जो स्कूल था जिसका नाम अकेडमी था प्लेटो का, उसमें जाके इन्होंने एडमिशन ले लिया। ये विवाद की बात है, कई राइटर कुछ अलग अलग टाइम में बताते हैं कि उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में एडमिशन लिया, 20 वर्ष की उम्र में एडमिशन लिया, पर उन्होंने कुल मिला के एडमिशन लिया किसमें? अकेडमी में एडमिशन लिया, और वो किसके स्टूडेंट बन गए? प्लेटो के स्टूडेंट बन गए। और प्लेटो का वो बहुत सम्मान करते थे, और प्लेटो भी उन्हें, अरस्तु को बहुत प्यार करते थे। कई किताबों में ये भी लिखा है कि ये सब गलत है, दोनों एक दूसरे को कोई खास पसंद बाद में करते नहीं थे, पहले फिर भी करते थे, बाद में नहीं करते थे, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन हम इस विवाद में नहीं जाएंगे, हम बस ये जाएंगे कि हाँ, कि अरस्तु और प्लेटो की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी स्टार्टिंग में, बाद में क्या हुआ ये विवाद की चीज़ें हैं, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, एक्चुअली एक नहीं कई पुस्तकें लिखी, और उनकी रचनाएं कितनी है एग्जैक्ट अभी भी किसी को नहीं पता कितनी पुस्तकें इन्होंने लिखी, लेकिन जो हमारे काम की है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के 5वें वॉल्यूम में या 5वीं पॉलिटिक्स की 5वीं जिल्द में इन्होंने क्रांतियों की विवेचना की है। अरस्तु ने क्रांतियों की विवेचना की है अपनी पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में, जो कि उसके 5वें वॉल्यूम में बताया है कि क्रांतियाँ क्यों होती हैं और क्रांतियाँ क्या हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि क्रांति क्या है? क्रांति एक प्रकार से राजनीति में बीमारी है, राजनीति की क्या है? बीमारी है, रुग्णता है। ये बोला कि इसका इलाज भी बताऊंगा मैं, और इसकी वजह भी बताऊंगा मैं, और ये किस किस प्रकार की होती है ये बीमारी, क्रांतियाँ यानी कि बीमारी, ये भी बताऊंगा मैं। इन्होंने सब चीज़ों के बारे पे प्रकाश डाला है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें भाग में, कि क्रांति क्या होती है, क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है, और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्रांति के विषय पे ही है, पर मैंने सोचा कि उससे पहले आपको अरस्तु के सामान्य परिचय के बारे में बता दिया जाए, इसलिए मैंने इनको आपको बताया कि इनका जन्म यूनान के स्टेगिरा में हुआ। इनके गुरु प्लेटो थे, प्लेटो जो कि सुकरात के शिष्य थे, महान सुकरात महान। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि प्लेटो के शिष्य अरस्तु के शिष्य कौन थे? अरस्तु के एक शिष्य थे जिनका नाम है सिकंदर। आपने नाम सुना होगा शायद, सिकंदर महान, जिसने विश्व विजय का सपना देखा था, ये उसके गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे। कौन? अरस्तु। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे, ठीक है। इनकी रचना पॉलिटिक्स, और जब पॉलिटिक्स इन्होंने लिखी, अपनी जो रचना है पॉलिटिक्स इन्होंने लिखी, तो इन्होंने 158 जो देश थे, 158 देशों का संविधान था उसका अध्ययन किया। उसका संविधानों का अध्ययन करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स नामक रचना लिखी थी, ठीक है। तो 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपनी रचना पॉलिटिक्स लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इन्होंने अपना एक स्कूल भी खोला था। जब प्लेटो मर गए थे 347 एडी में, बीसी में जब मर गए थे प्लेटो, तो प्लेटो के बाद इन्होंने सोचा कि प्लेटो की मृत्यु कब होती है?
347 BC में जब ये मर गए तो इन्होंने सोचा कि इनका जो स्कूल है, प्लेटो का जो स्कूल है, कौन सा, एकेडमी, इसका मैं प्रधान बनूंगा। लेकिन वहाँ पर ये प्रधान नहीं बन सके, प्लेटो के कोई भतीजे वगैरह वहाँ पर प्रधान बन गए, तो इन्होंने वो एकेडमी छोड़ दी, क्योंकि ये टैलेंटेड थे सबसे ज़्यादा, इसलिए इन्होंने वो एकेडमी छोड़ दी और अपनी एक अलग संस्था खोली इन्होंने, जिसका नाम रखा लीसियम। क्या? लीसियम। लीसियम नामक इन्होंने एक संस्था बनाई, शिक्षा संस्था बनाई, जो कि इनकी खुद की थी। ठीक है। राजनीति विज्ञान का इन्हें पिता कहा जाता है, एकेडमी का मस्तिष्क कहते थे प्लेटो इन्हें, और राजनीति विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ, राजनीति विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कहा है इन्होंने। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सिकंदर के गुरु थे, सिकंदर को इन्होंने बहुत कुछ सिखाया, सिकंदर बहुत सम्मान करता था। जब सिकंदर राजा बन गया था, जब सिकंदर राजा बन गया था तो प्लेटो के बहुत अच्छे दिन आ गए, प्लेटो को उन्होंने बहुत सम्मान करा और बहुत अच्छे अच्छे पद पर बैठा दिया। लेकिन प्लेटो की क्या है कि मृत्यु हो गई थी 322 ईस्वी में, और सॉरी प्लेटो की नहीं, सॉरी सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 322 ईस्वी में। और सिकंदर ने क्या काम करा था, सिकंदर ने, जो सिकंदर थे उन्होंने आसपास के सारे एरिया को छीनकर अपने में मिला लिया था। तो इसकी और इस चीज का समर्थन किया था किसने? अरस्तु ने। अरस्तु ने सपोर्ट किया था किसको? सिकंदर को, जब उसने आसपास के राज्यों को छीनकर अपने राज्य में मिलाया था। तब जब इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया और अरस्तु ने सपोर्ट करा, तब इनकी चांदी कुट रही थी। लेकिन जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो इन्हें लगा कि अब यहाँ की जनता मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि सिकंदर के मरने के तुरंत बाद ही विरोधियों का जो गुट था वो हावी हो गया और सत्ता में आ गया। तब इन्होंने क्या काम करा, उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से निकल लेने में भलाई है। तो अरस्तु ने फिर एथेंस और वो छोड़ दिया था, और उस जो मकदूनिया था वो छोड़ दिया था। और इनकी मृत्यु के लगभग 1-1.5 साल बाद ही, 62 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इन्होंने वो जगह छोड़ी थी, जब इन्होंने वो जगह छोड़ी थी, सिकंदर की मृत्यु के बाद मकदूनिया छोड़ा था, तब उन्होंने ये कहा था, एथेंस छोड़ा था, तब ये कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दूसरी बार वो अपराध नहीं करने दूंगा जो वो एक बार पहले कर चुके हैं। एक बार एथेंस के लोगों ने सुकरात को मृत्यु दंड दिया था, तो वो इसी संदर्भ में कह रहे थे कि मैं दोबारा वही काम नहीं करने दूंगा। वो यानी कि उन्हें डर था कि सुकरात की तरह ये लोग मुझे भी मार देंगे, इसलिए वो भाग गए थे। और 1-1.5 साल बाद ही करीबन 62 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, एक विचारक है मैक्सी ने क्या कहा है इनके बारे में? मैक्सी ने कहा है कि जो अरस्तु हैं वह प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, जो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। कौन? अरस्तु। ऐसा कौन कहते हैं? मैक्सी। ये कुछ फैक्ट्स थे इनके बारे में इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताए हैं आपको। ठीक है। तो जन्म इनका कहाँ होता है? 384 में स्टैगिरा में जन्म, 384 में स्टैगिरा। स्टैगिरा कहाँ पे है? आपके एथेंस से 300 किलोमीटर के दूरी पे है, आज के टाइम में यूनान में है। ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम इनके प्लेटो था और शिष्य सिकंदर थे। इनकी रचना का नाम पॉलिटिक्स था, जो कि 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद लिखी गई थी। इनकी शिक्षा संस्था जो इन्होंने खोली वो लीसियम थी, और जहाँ पर इन्होंने पढ़ाई करी उसका नाम अकेडमी था। जिस संस्था में इन्होंने पढ़ाई करी उसका नाम अकेडमी था, जो कि प्लेटो ने बनाई थी अकेडमी। और अकेडमी का इसे मस्तिष्क भी कहा जाता था, और इसे शरीरधारी बुद्धिमत्ता भी कहा जाता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्हें चलती फिरती लाइब्रेरी भी कहा जाता था। राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं इनको। राजनीति विज्ञान सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, ऐसा इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है? सुपर साइंस है। और सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 322 BC में। तो सिकंदर की मृत्यु के तुरंत बाद ये इन्होंने एथेंस छोड़ दिया था, इस डर से कि एथेंस वासी उन्हें जान से मार देंगे, जैसे कि उनके गुरु के गुरु सुकरात को मार दिया था। 62 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, 1-1.5 साल बाद सिकंदर की मृत्यु के। और मैक्सी ने इनके बारे में कहा है कि ये प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। और फोस्टर ये कहते हैं कि अगर आप अरस्तु के बारे में समझना चाहते हैं तो उनका व्यक्तित्व नहीं, उनके कार्य देखिए, उनकी रचनाएं देखिए। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कौन? अरस्तु। ठीक है। ये था इनका एक सामान्य जीवन परिचय। अब बात कर लेते हैं हम इनके क्रांति के बारे में। मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्रांति का वर्णन करा है, और क्रांति को क्या कहा है? इन्होंने क्रांति को कहा है
राजनीति की रुग्णता, रुग्णता यानी कि बीमारी। काहे कि ये जो राजनीति की जो बीमारी है, क्रांति क्या है? राजनीति की बीमारी है। और बोला ये बीमारी है क्या? इसका अर्थ जानने की बात करी कि ये है क्या, यानी कि एक्चुअली ये जो क्रांति है वो वास्तव में है क्या। तो इसने बताया क्रांति एक्चुअली है क्या। देखिए क्रांति का जो शब्द है, क्रांति जो शब्द है आपने पहले भी पढ़ा होगा क्रांतियों के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा औद्योगिक क्रांति सन 1600 में हुई थी, इंग्लैंड और यूरोप के आदि कुछ देशों में। आपने 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति भी देखी होगी, सुनी होगी, ये इंग्लैंड में हुई थी। आपने 1789 की फ्रांस की क्रांति भी सुनी होगी। आपने 1917 की बोल्शेविक क्रांति भी सुनी होगी जो कि रूस में हुई थी। ठीक है, इनमें ज्यादातर में फर्क, जिनमें ज्यादातर में चीज क्या है, इनमें एक प्रकार से एक झटके में बहुत तगड़ा परिवर्तन आता है। औद्योगिक क्रांति से समाज, पूरा का पूरा जो समाज था वो औद्योगिक हो गया था एकदम एक झटके में, जो पहले की कृषि पर निर्भर करता था। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति में क्या हुआ था? सत्ता का परिवर्तन हुआ था, राजा भाग गया था और दूसरे वहां पे जनता का शासन आ गया था। एक प्रकार से किसी दूसरे वहां पे राजा को अपनी मर्जी से जनता ने शासक बना दिया था। 1789 में भी फ्रांस के मौजूदा शासक को हटा दिया गया था। 1917 में भी बोल्शेविक क्रांति में भी रूस में जार शासन को समाप्त करके साम्यवादी शासन को लागू किया गया था। तो कुल मिला के क्या होता है, क्रांति का मतलब होता है कि एक प्रकार से शासन में आमूलचूल परिवर्तन होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्केल पर एकदम एक झटके में आमूलचूल परिवर्तन, वो भी एकदम से एक झटके में है, फटाक से, तुरंत, बहुत ही स्पीड से चेंजेस होते हैं, इसे कहते हैं क्रांति। ठीक है, लेकिन यहां पर जो अरस्तु है थोड़ा सा मतलब अलग रखता है। यहां पर क्या है कि यहां पर इन क्रांतियों से क्या पूरी की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अरस्तु जब क्रांति की बात करता है तो उसका थोड़ा सा मतलब अलग होता है कि उसका मतलब क्या होता है। अरस्तु कहता है कि क्रांति का मतलब है, क्रांति का जो अर्थ है वो कहता है कि इसका मतलब है शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगी? क्रांति कहलाएगी। ऐसा कौन कहता है? अरस्तु कहता है कि शासन में किया गया किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगा? क्रांति कहलाएगा। जैसे शासक को बदला है तो भी क्या है? क्रांति है। शासक को नहीं बदला है, किसको बदला है? शासन प्रणाली को बदला है, तो भी क्या है? ये क्रांति है। ना शासक बदला है, न शासन प्रणाली बदली है, संविधान बदल दिया गया है, तो भी ये क्या है? क्रांति है। यानी कि चाहे शासक को बदलो, चाहे शासन प्रणाली को बदलो, चाहे संविधान को बदलो या कानूनों को बदलो, सब क्या है? सब क्रांति है। क्या है? क्रांति, अकॉर्डिंग टू अरस्तु। अरस्तु के अकॉर्डिंग क्रांति का अर्थ है कि शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे शासक को बदला जाए, चाहे शासन प्रणालियों को बदला जाए, जैसे कि लोकतंत्र से राजतंत्र, राजतंत्र से कुलीन तंत्र, या अधिनायक तंत्र, कुछ भी शासन तंत्र में बदलाव हो, यानी कि शासन व्यवस्था में बदलाव हो, शासन प्रणाली में बदलाव हो, या शासकों में बदलाव हो, राजा बदल दिया जाए या संविधान को बदल दिया जाए, सब क्या कहलाएंगे?
सब क्रांति कहलाएंगे। लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में क्रांति का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? एक झटके में, यानी कि बहुत तीव्र गति से जो परिवर्तन हो, तीव्र गति से जो परिवर्तन हो, और परिवर्तन भी कौन से हो? मूलभूत परिवर्तन हो, आमूल चूल परिवर्तन हो, बेसिक परिवर्तन हो, पूरी की पूरी व्यवस्था बदल दे जाए एक ही झटके में या बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही तीव्र गति से, उसे क्या कहेंगे? क्रांति कहेंगे आज के संदर्भ में। लेकिन अरस्तु की क्रांति की थोड़ी व्याख्या अलग है। वो कहता है कि किसी भी प्रकार का छोटा सा भी चेंजेस शासन में अगर होता है तो वो क्या कहलाएगा? वो क्रांति कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? क्रांति का अर्थ हो गया, क्रांति का वर्णन करवा दिया मैंने आपका। अब हम बात कर लेते हैं क्रांति के प्रकार। कहता है क्रांति कितने प्रकार की होती है? ये बोला क्रांति के प्रकार बताता है। बोला कि क्रांति होती है आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। पहले क्या कहता है? कहता है क्रांति कई प्रकार की होती है, जैसे आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। बोला आंशिक क्रांति क्या होती है? बोला आंशिक क्रांति वो होती है जब शासन में कोई छोटा मोटा परिवर्तन किया जाए। और बोला पूर्ण क्रांति क्या होती है? बोला पूर्ण क्रांति का मतलब होता है शासन व्यवस्था को पूर्णतः परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे कि एक शासन के स्थान पर दूसरे शासन की व्यवस्था, शासन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आ गया, तो ये क्या है? पूर्ण परिवर्तन है या पूर्ण क्रांति है। अब कहते हैं कि आंशिक क्रांति जैसे कि राजतंत्र था, राजतंत्र में ही कोई छोटा मोटा परिवर्तन किया गया, जैसे कि कोई राजा कोई चेंज किया है, सिर्फ राजा बदला है, बाकी व्यवस्था वही रहने दी है, तो ये क्या है? ये आंशिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? रक्तपूर्ण एवं रक्तहीन क्रांति। बोला क्रांति दो प्रकार से हो सकती है, जिसमें खून बहे और जो शांतिपूर्ण हो। जैसे कि खून बहे ऐसी क्रांति 1789 की, 1917 की, ये फ्रांस की क्रांति, ये रूस की क्रांति, इनमें क्या खून बहा था। ठीक है, तो ये हो गई रक्तपूर्ण क्रांति। क्या हो गई? रक्तपूर्ण क्रांति। शांतिपूर्ण क्रांति 1688 की इंग्लैंड की क्रांति। 1688 में राजा डरकर भाग गया था फ्रांस में, कोई खून नहीं बहा, बिना रक्त बहाए क्रांति हो गई, राजा बदल गया। इसे कहते हैं रक्तहीन क्रांति, जिसमें रक्त ना बहा गया हो। तीसरा है व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत। देखिए जैसे कि राजा के खिलाफ अगर क्रांति की जा रही है, राजा को बदलने के लिए, तो इसे कहेंगे व्यक्तिगत क्रांति। अगर राजा को बदलने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शासन प्रणाली बदलना चाहते हैं हम लोग, या संविधान बदलना चाहते हैं हम लोग, जिसे राजा से हमें कोई एलर्जी नहीं है, हमें एलर्जी है शासन प्रणाली से या संविधान से, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? अव्यक्तिगत क्रांति। ठीक है, तो व्यक्तिगत क्रांति जब किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ की जाए, जैसे कि राजा के खिलाफ की जा रही है। गैर व्यक्ति कि भाई व्यवस्था के खिलाफ की जा रही है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं की जा रही है, राजा के खिलाफ नहीं की जा रही है। वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति से क्या तात्पर्य है? वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति से तात्पर्य है कि जैसे कि गरीब वर्ग अमीरों के विरुद्ध क्रांति कर दें, अमीरों के विरुद्ध क्रांति कर दें, और अमीर वर्ग गरीबों के विरुद्ध कर दें। जैसे कि अगर गरीब वर्ग क्रांति कब करेगा? जब अमीरों का शासन होगा तो अमीरों के विरुद्ध कर देगा, और अमीर वर्ग कब शासन करेगा? जैसे गरीब अगर शासन में है तो उनके खिलाफ शासन करता है, जैसे वो क्रांति करता है। जैसे कि मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है, आप इसको इसे एग्जाम्पल से समझिए। कार्ल मार्क्स कहता है कि मजदूरों क्रांति कर दो, किसके खिलाफ? पूंजीवाद के खिलाफ या पूंजीपतियों के खिलाफ। तो मजदूर जो वर्ग होता है वो पूंजीवादी जो वर्ग होता है, ये दो अलग अलग वर्ग होते हैं। ये दो अलग अलग वर्ग एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं? क्रांति करते हैं। जहां पर मार्क्स कहता है कि मजदूरों
पूंजीवादियों के खिलाफ क्रांति कर दीजिए, यानी कि बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ क्रांति कर दीजिए, यानी कि इसे एक वर्ग की दूसरे वर्ग के खिलाफ क्रांति मानेंगे। ठीक है। वाघवीरों की क्रांति, इसमें क्या होता है, वाघवीर को हम कह सकते हैं एक प्रकार से किसी भी देश में, किसी भी समाज में एक हीरो टाइप का आदमी, नायक टाइप का आदमी, जिसके अंदर एक करिश्माई क्षमता है लोगों को प्रभावित करने की। जैसे कि जर्मनी में हिटलर थे, जो जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, उनको बोलना, उनको सुनना, बहुत अच्छे अच्छे नारे देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बातें कहते हैं। हालांकि वो उनके स्वार्थ की हो, ये अलग बात है, लेकिन लोग उनसे प्रभावित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी कई बार क्रांति कर देते हैं शासन प्रणाली में, जैसे कि हिटलर ने कर दी थी। हिटलर ने लोकतंत्र में क्रांति कर दी थी। क्रांति का मतलब उसने शासन सत्ता पलट दी थी और पूरा का पूरा तानाशाह बन गया था। ठीक है, इस प्रकार के लोग भी क्रांति कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे क्रांति के कारणों के बारे में, कि क्रांति क्यों होती है। देखिए, अभी तक हमने पढ़ी है क्रांति का अर्थ क्या है, शासन में हुआ किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, क्रांति। ठीक है, क्रांति के प्रकार हमने पढ़ लिए। भाई क्रांति कई प्रकार की होती है, जैसे कि आंशिक, पूर्ण, रक्तपूर्ण एवं रक्तहीन, व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत, वर्ग विशेष के विरुद्ध, और क्रांति और वाघवीरों की क्रांति। ये हमने कुछ क्रांतियां पढ़ी हैं। ठीक है, ये क्रांति के क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रांति के कारण। ठीक है भैया, ये क्रांति तो हमने बता दी है, ये क्रांतियां होती क्यों हैं, इसके कारण क्या है। तो इसमें अरस्तु कहता है इसके 3 कारण हैं। कितने कारण हैं, 3 कारण हैं। अरस्तु कहता है कि क्रांतियों के 3 कारण हैं। बोला 3 कारण कौन कौन से, बोला एक तो है क्रांतियों का सामान्य कारण, दूसरा है क्रांतियों का विशिष्ट कारण, और तीसरा है विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। बोला ये क्या है, ये क्या है भाई, सामान्य कारण, विशिष्ट कारण और विशिष्ट क्रांतियों में क्रांति के विशिष्ट कारण, ये क्या है। बोला बताता हूँ। सामान्य कारण क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। सामान्य कारण से मतलब ये है कि अरस्तु कहता है कि क्रांति का एक सामान्य कारण है जो हर जगह अक्सर देखा जाता है, वो ये है विषमता की भावना, या हम कह सकते हैं असमानता। बोला ये असमानता एक सामान्य कारण है जो अक्सर क्रांति को करवा देता है। बोला कैसे, बोला वो ऐसे कि जो क्या नाम है, जो बराबर के लोग हैं, जो समान हैं, वो अपने आप को औरों से बड़ा बनाने के लिए क्रांति करते हैं, औरों से बड़ा बनने के लिए क्रांति करते हैं। और जो बोला कि जो छोटे हैं आपसे, वो आपके बराबर, यानी कि आपके समान बनने के लिए क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। तो भैया जो समान लोग हैं वो भी क्रांति करते हैं आपसे बड़ा बनने के लिए, और जो छोटे लोग हैं वो भी आपके बराबर या समान आने के लिए क्रांति करते हैं। यानी कि एक प्रकार से जो विषमता होती है वो एक बेसिक कारण होता है, यानी कि असमानता एक बेसिक कारण होता है, सॉरी एक जनरल कॉज होता है, बेसिक नहीं, एक सामान्य कारण होता है क्रांति का आम तौर पर। तो बोला कि ये तो एक आम कारण हो गया किसी भी शासन व्यवस्था में क्रांति का। बोला पर इसके अलावा भी 2 और कारण है। बोला एक है विशिष्ट कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विशिष्ट कारण। कि बोला विशिष्ट कारण क्या होते हैं, बोला कुछ स्पेशल कारण होते हैं। एक तो सामान्य कारण तो यह समानता की भावना हो ही गया, बोला इसके अलावा भी कुछ विशिष्ट कारण होते हैं जिनके आधार पर अक्सर क्रांतियां होती हैं। बोला वो क्या है, बोला वो ये हैं, देखिए इधर। बोला कि कई बार क्रांति, ये विशिष्ट कारण है, स्पेशल रीजन है क्रांति होने के। ये सामान्य कारण था असमानता की भावना या समानता की भावना, ये स्पेशल कंडीशंस में ही होती हैं। जैसे कि अगर शासक अयोग्य है, अयोग्य व्यक्ति का शासन होता है तो अक्सर जनता विद्रोह कर देती है। शासन सत्ता का दुरुपयोग, जब शासक वर्ग सत्ता का दुरुपयोग करता है, यानी कि भाई भतीजावाद करता है या अपने रिश्तेदारों को सारे पद बांट देता है, इस प्रकार की चीजें करता है, या सत्ता का प्रयोग अपने फायदे के, निजी फायदे के लिए करता है, तब भी जनता विद्रोह कर देती है। बोला तीसरा, बोला शासकों की भ्रष्टता या
लालच, जब शासक भ्रष्ट तरीके से धन अर्जित करने लगे, जनता के धन को हड़पने लगे, सार्वजनिक धन को हड़पने लगे, तब भी शासकों के विरुद्ध क्रांति कर दी जाती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्यम वर्ग का अभाव। क्या? मध्यम वर्ग का अभाव। बोला कि मध्यम वर्ग का जहां अभाव होता है जिस समाज में, वहां क्रांति होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बोला क्यों? बोला जो मध्यम जो वर्ग है ये क्रांति नहीं चाहता, ये क्रांति नहीं चाहता मध्यम वर्ग। बोला क्यों नहीं चाहता? बोला जो मध्यम जो वर्ग है, बोला ये संतुष्ट वर्ग होता है, ये अपनी स्थिति से क्या होता है? संतुष्ट होता है, ये एक अच्छी ठीक ठाक पोजीशन में होता है, ये नहीं चाहता कि समाज में इस प्रकार की कुछ उथल पुथल हो जिससे कि इसे किसी प्रकार की हानि हो जाए, ये सेफ पोजीशन में होता है। तो मध्यम वर्ग नहीं चाहता कि क्रांति हो। अगर समाज में मध्यम वर्ग ज्यादा है, मध्यम वर्ग की बहुलता है, तो क्रांति नहीं होगी। अगर मध्यम वर्ग नहीं है, मध्यम वर्ग का अभाव है समाज में, तो क्रांति के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम यहां पे मार्क्स को मान सकते हैं। मार्क्स क्या कहता है? समाज में दो ही वर्ग हैं, एक कौन सा? मजदूर, और दूसरा पूंजीपति। बोला मजदूर और पूंजीपति दो वर्ग हैं और कोई मध्यम वर्ग नहीं है, इसलिए यहां पर एक क्रांति का सिद्धांत भी आगे दे देता है मार्क्स की मजदूर पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति कर देते हैं। तो मध्यम वर्ग का ना होना भी क्रांति का एक कारण बन सकता है, और जो मध्यम जो वर्ग होता है वो अमीर वर्ग को क्रांति से बचाए रखता है। तो ये बहुत जरूरी है कि मध्यम वर्ग समाज में सदैव बना रहे, यदि क्रांति होने से रोकना है तो। सम्मान की लालसा, कई बार क्रांति सिर्फ इसलिए की जाती है कि आप जो डिजर्विंग जो कैंडिडेट होते हैं उनको सम्मान नहीं देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी राज्य में कोई व्यक्ति राज्य का बहुत ईमानदार है, वफादार है और राज्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए आगे रहता है, तो वो चाहता है कि उसे सम्मान भी उसी अनुपात में मिले। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता और राजा उनके कार्यों को नहीं देख पाता और उन्हें वो सम्मान नहीं देता है, बल्कि उनके जगह किसी ऐसे व्यक्ति को वो सम्मान देता है जो उसके लायक नहीं है। तब भी ये क्रांति का कारण बन जाता है। ये कारण भय, हाँ जी, कई बार भय भी क्रांति का कारण बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी को भय है कि राजा उसके खिलाफ उसको सजा दे सकता है, मृत्युदंड दे सकता है, तो उसे लगता है क्यों ना मैं राजा का तख्ता पलट कर दूं। राजा का तख्ता पलट कर दूंगा तो जिसके कारण क्रांति ही नहीं होगी। भाई राजा का तख्ता पलट दिया जाएगा तो क्रांति ही नहीं होगी। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था? भय, कि भय के कारण भी कई बार क्रांति हो जाती है। हाँ, एक और कारण है घृणा। घृणा के कारण भी कई बार क्रांति हो जाती है। बोला घृणा कैसे होती है? बोला घृणा ऐसे हो सकती है कि यदि किसी देश में, किसी राज्य में एक ही शासक की या एक ही राजनीतिक दल बहुत ही दिनों तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक शासन में होता है, तो जो विपक्ष है, जो दूसरा दल है, वो उससे घृणा कर सकता है और घृणावश शासन में क्रांति कर देता है। पारिवारिक झगड़ा, हाँ बोला ये अक्सर राजतंत्र और कुलीन तंत्र में देखने को मिलता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में अक्सर पारिवारिक झगड़ा देखने को मिलता है, शासन को लेकर या पावर को लेकर या पद को लेकर, इसलिए वहां पर कई बार क्रांतियां हो जाती हैं परिवार के द्वारा ही। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है नेपाल में वहाँ के जो राजा थे उनका परिवार सहित, उनकी परिवार सहित हत्या करवा दी गई थी उन्हीं के भाई के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है और सिर्फ नेपाल ही नहीं, भारत का इतिहास भी इससे भरा पड़ा है कि जहाँ पर पुत्र ने पिता की हत्या करके सिंहासन अपने कंट्रोल में किया हो, अपने सिंहासन को हथियाया हो, ऐसा भारत में भी होता रहा है। ठीक है, तो ये जो पारिवारिक जो झगड़े होते हैं ये भी कई बार क्रांति का कारण बनते हैं। शासक वर्ग की असावधानी, इसमें ये चीजें आती हैं कि यदि शासक
किसी देशद्रोही को उच्च पद पर नियुक्त कर दे। यदि शासक किसी देशद्रोही को उच्च पद पर नियुक्त कर दे जस्ट बिकॉज ऑफ असावधानी, क्यों ज्यादा ध्यान ना दे, सावधानी ना रखे, तो ये जो देशद्रोही है वो क्रांति का कारण, क्रांति का माध्यम बन जाता है। इसके ये क्रांति करवा देता है कई बार राज्य में। आलस्य और प्रमाद, भैया इसका संबंध है किससे? लोकतंत्र से। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रजातंत्र से। प्रजातंत्र में जनता आलस करती है, आलस्य करती है, प्रमाद करती है, वोट डालने नहीं जाती है, वोट डालने नहीं जाती है या चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो जब चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं करती है या मत नहीं डालती है तो ऐसे व्यक्ति चुनकर आ जाते हैं जो डिजर्विंग नहीं होते, जो उस पद को धारण करने के योग्य नहीं होते, पर फिर भी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनता आलसी है, वो चुनाव में वोट नहीं डालने गई है जिससे कि अच्छा कैंडिडेट चुने, या वो स्वयं चुनाव में भाग नहीं ले रही है जिससे कि वो अपने से ज़्यादा कम से कम गधे आदमी को तो गद्दी पर ना बैठने दे। ठीक है, तो ये भी कारण बनता है किसका? कई बार क्रांति का। ठीक है, और जब ऐसे गधे आदमी क्या नाम है, ऐसे मूर्ख लोग शासन में आते हैं जनता के आलस के कारण, तो वो अक्सर शासन व्यवस्था को बदल देते हैं। और चूंकि शासन व्यवस्था में किया गया किसी भी प्रकार का बदलाव क्या है? क्रांति, अकॉर्डिंग टू अरस्तु। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर कि भैया विशिष्ट कारण कौन से हैं क्रांति के। अब रह गया आपका तीसरा कारण, विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। तो कहता था कि एक तो सामान्य कारण असमानता की भावना, दूसरा विशिष्ट कारण ये गिना दिए भैया कि अयोग्य व्यक्ति का शासन, शासन सत्ता का दुरुपयोग, शासकों की भ्रष्टता या लालच, मध्यवर्ग का अभाव, सम्मान की लालसा, भय, घृणा, पारिवारिक झगड़ा, शासक वर्ग की असावधानी और आलस, प्रमाद, ये कुछ विशिष्ट कारण है। बोला इनके अलावा जो शासन प्रणालियां हैं उसने शासन प्रणालियों की व्यवस्था की व्याख्या की है कि इन शासन प्रणालियों में कुछ विशिष्ट जो शासन प्रणालियां हैं, इन शासन प्रणालियों में क्रांति के कुछ विशिष्ट कारण हैं, वो भी जान लीजिए आप। वो तीसरा कारण बताता है, देखिए ये तो पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा है। तीसरा कारण बताता है विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। विशिष्ट शासन प्रणालियों में, वहां सिर्फ विशिष्ट कारण थे, यहां शासन प्रणालियां भी विशिष्ट हैं। जैसे कि प्रजातंत्र में, बोला प्रजातंत्र में क्रांति कैसे होती है? बोला प्रजातंत्र में क्रांति अक्सर कोई वागवीर नेता अक्सर प्रजातंत्र में क्रांति कर देता है, अपने ओजस्वी पूर्ण भाषणों से जनता को बलगरा देता है और जनता शासन में बदलाव कर देती है। बोला धनिक तंत्र में क्रांति, धनिक तंत्र में क्रांति कैसे होती है? बोला धनिक तंत्र में क्रांति तब होती है जब जब ये धनिक तंत्र वाले जो लोग हैं, ये वर्ग हैं, सिर्फ अपने वर्ग के हित में ही शासन करने लगता है, तब इसमें क्रांति जनता कर देती है या दूसरा गुट कर देता है। ठीक है, तीसरा है कुलीन तंत्र में क्रांति। कुलीन तंत्र में क्रांति कब होती है? देखिए कुलीन तंत्र में कुलीन लोगों का शासन होता है और ये शासन जनता की भलाई के लिए करना होता है। लेकिन ये जनता की भलाई के लिए ना करके जब ये खुद के वर्ग के लिए या खुद के लोगों के लिए शासन करने लगते हैं, तब इसमें क्रांति होती है इस शासन तंत्र में। चौथा है राजतंत्र में क्रांति। बोला राजतंत्र में क्रांति कैसे होती है? बोला राजतंत्र में क्रांति अक्सर या तो पारिवारिक झगड़ों के कारण होती है, या
हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जनता को बलगरा दे और वो आपके खिलाफ क्रांति कर दे। 5वां है निरंकुश तंत्र में क्रांति। बोला निरंकुश तंत्र में क्रांति कब होती है? बोला निरंकुश तंत्र में क्रांति का एक ही कारण है, जब शासक क्या हो जाए, ज़्यादा अत्याचारी हो जाता है तो जनता उसके खिलाफ क्या कर देती है, विद्रोह कर देती है। तो बोला कि ये कुछ विशिष्ट प्रणालियों में क्रांति के कुछ विशिष्ट कारण हैं। अब हम जानेंगे कि इन क्रांतियों को किस प्रकार रोका जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे किसकी, क्रांतियों को रोकने के उपाय के बारे में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ चुके हैं, क्रांति का अर्थ पढ़ चुके हैं, हम प्रकार पढ़ चुके हैं, और हम क्रांति के अर्थ, प्रकार, और अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके उपाय के बारे में, कि क्रांतियों को किस प्रकार से रोका जा सकता है। ठीक है, क्रांतियों को किस प्रकार से रोका जा सकता है, इसके बारे में अब हमें पढ़ना है। देखिए, अरस्तु न सिर्फ, जो अरस्तु है वो न सिर्फ क्रांतियों के कारणों का वर्णन करता है और कारणों को वर्गीकृत करता है, वो ये भी बताता है कि इन क्रांतियों को किस प्रकार से रोका जा सकता है। यानी कि वो न सिर्फ मर्ज बताता है, वह मर्ज का इलाज भी बताता है कि अब बीमारी ये है, रुग्णता ये है राजनीति की, और इस राजनीति की इस बीमारी, इस रुग्णता को इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। यानी कि वो शासक को सुझाव देता है अपनी उसी पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें खंड में कि आप इस चीज़ों को फॉलो करोगे तो हो सकता है, ये ज़्यादातर चांसेस है कि आप बिल्कुल, ये चांसेस रहेंगे कि आपके शासन में क्रांति ना हो। तो बोला वो कौन से उपाय हैं, वो कुछ उपायों को गिनवाता है जिनके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, जैसे कि संविधान के प्रति आस्था, यानी कि आपकी जो जनता है, राजा की जो जनता है, जो शासक की जो जनता है, या राज्य की जो जनता है, राज्य की जो जनता है, वो राज्य की जो जनता है, जो संविधान है, जो राज्य का, देश का जो संविधान है, उस देश के संविधान के प्रति आस्था रखे। क्या रखे? आस्था रखे। यानी कि उसे लगना चाहिए कि जो संविधान है, इस संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, और संविधान सबके फायदे के लिए है, और संविधान सबको न्याय प्रदान करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई छोटा सा भी कानून का उल्लंघन होता है तो उसे आप दंडित करिए उस व्यक्ति को, जिससे कि लोगों के अंदर कानून और संविधान का एक भय भी बना रहे और एक प्रकार से आस्था भी बनी रहे। दूसरा कारण वो बताता है कि शासक और शासितों के बीच यदि संवाद नहीं होता है तो एक गैप आ जाता है, और वो गैप कई बार आपके लिए क्रांति का काम करता है। तो बोला ये बहुत ज़रूरी है, शासक यानी कि राजा और शासित जनता के बीच में संवाद हो, और एक दूसरे की समस्याओं को सुने, और एक दूसरे से अपनी समस्याओं को अवगत कराएं एक दूसरे को, और कोशिश करें हल निकालने का। बोला यदि ये संवाद होता रहेगा तो ये मुमकिन है कि क्रांति ना हो। इसीलिए तुमने देखा होगा कि आज भी बड़े बड़े जितने भी पदाधिकारी हैं, हम जैसे कि हम मान लेते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे पद हैं, वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से जनता से जुड़ते हैं। ठीक है, जनता से संवाद करते हैं, रैलियां करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो बोला ऐसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जाती हैं वो इसी प्रकार की चीज़ें हैं, संवाद की चीज़ें हैं, जनता से जो संवाद कर सकें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं रेडियो से, हालांकि वो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो वो ज़्यादा सटीक बैठता संवाद की श्रेणी में, मगर वो मन की बात तो कम, अपनी बात तो कम से कम करते ही हैं, पर इसे हम संवाद तो खैर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि संवाद तो वो होता है जिसमें जनता भी बोले और शासक भी बोले। ठीक है, विधि का शासन, विधि के शासन से क्या तात्पर्य है? देखिए, विधि के शासन से तात्पर्य यह है कि कानून सबसे ऊपर होना चाहिए। अरस्तु किसको मानता है? कानून को मानता है, विधि को मानता है, कानून का शासन मानता है। भैया कानून का शासन होना चाहिए, सभी के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो जनता को विश्वास होगा कि राजा और जनता सभी के लिए एक कानून है और उस कानून के सभी लोग दायरे में है। ध्यान रखना कि ये कानून के शासन की बात करता है अरस्तु, वहीं प्लेटो कानून के शासन को नकार देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। समानता का व्यवहार एक और बात कहता है कि यदि राज्य को क्रांति से बचाना है तो आपको, राजा को चाहिए कि वह सभी व्यक्तियों के साथ
एक तो सम्मान से रहे, दूसरा सभी व्यक्तियों के साथ आनुपातिक समानता दे, यानी कि जो व्यक्ति जिस समानता का हकदार है, जो व्यक्ति जिस पद का हकदार है, जो व्यक्ति जिस उपहार का या जिस प्रतिष्ठा का हकदार है, उसे वो प्रतिष्ठा या पद दिया जाए, यानी कि समान व्यवहार करा जाए। पदों का अल्पकाल, यानी कि जो पद हैं, सरकारी जो पद हैं, जो राजकीय जो पद हैं, उन पदों का अल्पकाल के लिए नियुक्ति की जाए, यानी कि हर किसी को उन पदों पर बैठने का चांस दिया जाना चाहिए और ये अल्पकालीन होनी चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह 5 वर्ष के लिए होती है, तो ये क्या है, एक प्रकार से अल्पकालीन है। दूसरे दल के प्रधानमंत्री को ये लगता है, दूसरे दल के जो नेता को लगता है कि अगर हम इन्हें हटा दें अगले चुनावों में तो खुद शासन में आ जाएंगे, तो वो एक प्रकार से क्रांति करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर वो ऐसी ही व्यवस्था की बात करता है कि अगर पदों का अल्पकालीन अवस्था के लिए पद मिलेंगे तो फिर बाकी के टाइम के लिए दूसरे व्यक्तियों को पद मिलेंगे, जिससे सभी लोग संतुष्ट रहेंगे। राजकीय पदों एवं सम्मानों का न्यायोचित वितरण, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो राजकीय जो पद होते हैं और जो सम्मान होते हैं, इनका वितरण न्यायोचित होना चाहिए, यानी कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, यानी कि डिजर्विंग मतलब जिसे मिलना चाहिए, जो योग्य होता है उसे ही ये पद मिलने चाहिए, अयोग्य व्यक्तियों को इन्हें दूर रखना चाहिए। और जिस अनुपात में व्यक्ति राज्य के प्रति कर्तव्य करता है, उसी अनुपात में उसे पद भी मिलने चाहिए। एक और वो बात कहता है कि जो धन होता है उसकी कमी या उसकी अधिकता, यानी कि गरीब या अमीर, ज़्यादा अमीरी या ज़्यादा गरीबी भी कई बार क्रांति का कारण बन जाती है। ज़्यादा अमीरी या ज़्यादा गरीबी भी क्रांति का कारण बन जाती है। धन के आधार पर वो आपके दूसरे विपक्षी दल के नेता को सपोर्ट करके आपकी सत्ता को गिरवा सकता है, और जो गरीबी है वो पूरी की पूरी गरीब जनता जो भूखी मर रही है, वो हो सकता है कि आपके खिलाफ क्रांति कर दे, जैसे कि फ्रांस की जनता ने करी थी फ्रांस के राजा के खिलाफ गरीबी के कारण। शासकों में परस्पर सद्भाव, तो ध्यान रहे कि आर्थिक असमानता नहीं बढ़ने देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक समानता रखनी है। ये गहराई, आर्थिक असमानता की खाई को नहीं गहरा होने देना है। कोई बहुत ही अमीर है और कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ऐसे समाज नहीं बनने देना है। नेक्स्ट, शासकों में परस्पर सद्भाव। देखिए जो शासक हैं उनके जो शासन में जो लोग हैं उनके अंदर पारस्परिक सद्भाव होना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्य नहीं होना चाहिए। वैमनस्य होगा तो एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, जिससे कि अंततः नुकसान किसको होगा, शासन को होगा और क्रांति होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि शासकों में आपस में क्या हो, सद्भाव बना रहना चाहिए। नेक्स्ट बताता है कि धनार्जन पर नियंत्रण। भैया धन पर एक नियंत्रण लगा देना चाहिए कि इससे ज़्यादा धन संपत्ति किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि धन का प्रयोग वो आपके खिलाफ, यानी कि राजा के खिलाफ या शासन के खिलाफ क्रांति के लिए कर सकता है। एक और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और रियलिस्टिक बात जो अक्सर आज भी आपने राजनीति में देखी होगी, अक्सर ये आरोप लगते हैं आज भी राजनीति में कि अक्सर चुनाव आते हैं तो बॉर्डर पर तनाव वाली बात की जाती है कि बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ने वाली है, और इस बात का फ़ायदा सरकार को मिलता है। और ये आज से नहीं, ये अरस्तु के टाइम से भी अरस्तु बता के जा रहा है कि यदि आपको लग रहा है कि आपके राज्य में जनता क्रांति कर सकती है, तो जनता का ध्यान क्रांति से हटाने के लिए आप किस पे दिखा दीजिए, दुश्मन देश पे दिखा दीजिए। विदेश यानी कि दुश्मन देश की तरफ ले जाइए, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर ले जाइए कि भैया जैसे कि एग्जांपल हिंदुस्तान है, भारत है, तो भारत में जो शासक हैं अगर उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ क्रांति की जा सकती है, उनके खिलाफ जनता विद्रोह कर सकती है, जनता उनके खिलाफ चुनाव में वोट डाल सकती है, तो वो अपना ध्यान, यानी कि जनता का ध्यान पाकिस्तान की तरफ ले जा सकते हैं, चाइना की तरफ ले जा सकते हैं। कहते हैं कि देखो अगर तुम हमसे उलझते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो पाकिस्तान आ रहा है वहाँ से घुस जाएगा अंदर, यहाँ से चाइना आ रहा है गलवान से, ये घुस जाएगा अंदर। तो इस तरह के डर भी हम जनता को दिखा सकते हैं, हम मतलब राजनेता दिखा सकते हैं इस क्रांति से बचने के लिए या अपनी सत्ता को बचाने के लिए, और ऐसा अक्सर लोग करते भी हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनका वर्णन अरस्तु करता है अपनी क्रांति के विवेचना में। तो बताता है कि क्रांति का अर्थ क्या है, क्रांति कितने प्रकार की होती है और क्रांति को किस प्रकार से रोका जा
सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।